हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो अपनी बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री है उसकी सेकंड यूनिट थर्मोडायनेमिक्स सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अपन ने इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पढ़ा था। इसी पेपर फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, जिसमें अपन ने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो अपन को टेम्परेचर की कंसेप्ट देता है कि यदि कोई भी दो सिस्टम ए और बी है, वो किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ तापीय साम्य में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों तंत्र ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये अपना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। अब अपना जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसमें अपन ने देखा था कि यदि किसी भी सिस्टम को क्यू ऊष्मा दी जाती है तो वह ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन तथा उस तंत्र द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी जो अपना Q है वो डेल्टा E प्लस W के बराबर होता है। अपनी जो सेकंड यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, इसके अंदर अपन आगे के दो लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे। तो जो अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो अपन को कंसेप्ट देता है एंट्रोपी की। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है उसकी अपन को आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण थे, जो क्या सीमाएं थी फर्स्ट लॉ की, क्या लिमिटेशंस थी जिसकी पूर्ति करने के लिए अपन ने सेकंड लॉ की आवश्यकता महसूस करी। तो अपना जो फर्स्ट लॉ था वो ये था कि ब्रह्मांड की ऊष्मा है, ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है वो सारी की सारी कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। यानी ऊष्मा को, ऊर्जा को न तो अपन नष्ट कर सकते हैं और न ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ उसके एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये अपना जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो था। ये स्वयं में परिपूर्ण है लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं जिनके बारे में अपन को उसका जानकारी नहीं देता। तो इसके लिए अपन ने सेकंड लॉ की आवश्यकता हुई। तो फर्स्ट लॉ की क्या क्या सीमाएं हैं, इसमें एक जो फर्स्ट सीमा है वो ये है कि ये जो तंत्र है ये अपन को ये तो बताता है कि ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, परंतु यह नहीं बताता कि ऊष्मा का प्रवाह की दिशा क्या होगी, यानी ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा में होगा। इसी तरह एक और लिमिटेशन इसकी ये है कि ये जो नियम है ये अपन को नहीं बताता कि कोई भी अवस्था परिवर्तन है वो स्वतः होगा या स्वतः नहीं होगा, यानी कौन कौन से प्रक्रम स्वतः होंगे और कौन से प्रक्रम स्वतः नहीं होंगे, इसके बारे में भी फर्स्ट लॉ में कोई जानकारी नहीं देता। इसके अलावा एक और लिमिटेशन ये है कि जो फर्स्ट लॉ है वो ये बताता है कि एक ऊर्जा एक दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, लेकिन ये नहीं बताता कि जो ऊष्मा है वो बिना कहीं परिवर्तित हुए पूरी की पूरी कार्य में परिवर्तित हो जाए, यानी बिना किसी हानि के या बिना किसी कमी किए बिना कार्य को प्राप्त किया जा सकता है, यानी पूरी की पूरी ऊष्मा है वो कार्य में परिवर्तित नहीं होती। इसके बारे में अपन को कोई जानकारी नहीं देता। तो इन्हीं सीमाओं को दूर करने के लिए अपन ने क्या किया है, द्वितीय नियम दिया। द्वितीय नियम क्या बताता है, एक तो अपन को द्वितीय नियम ये बताता है कि जो प्रक्रम है वो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बताएगा कि किसी भी विलगित तंत्र या किसी भी प्रक्रम में ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा से होता है, कि भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हो रहा है या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। दूसरा द्वितीय नियम ये बताएगा कि कोई भी प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है, स्वतः है या स्वतः नहीं है। एक ये बताएगा कि जो प्रक्रम है वो साम्यावस्था को प्राप्त कर रहा है या साम्यावस्था से दूर जा रहा है, यानी किस प्रक्रम में साम्यावस्था प्राप्त होगी किस में नहीं होगी, इसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी, इसके बारे में अपन को जो सेकंड लॉ है वो जानकारी देगा। तो द्वितीय नियम द्वारा अपन क्या करेंगे, ऊष्मा की मात्रा की गणना करेंगे और वो ऊष्मा जो कार्य में परिवर्तित हो रही है। यानी प्रथम नियम में तो अपन ने ये कहा था कि जो ग्रहण तंत्र द्वारा ग्रहण की गई या अवशोषित की गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किए गए कार्य के बराबर होती है, लेकिन ये नहीं बताया था कि पूरी की पूरी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित होगी या नहीं होगी या क्यों नहीं होगी। तो द्वितीय नियम अपन को इसके बारे में जानकारी देता है, जो कमियां अपनी प्रथम नियम में रह गई थी।
तो द्वितीय नियम एक तो अपन को बताएगा कि कोई भी प्रक्रम है वो स्वतः होगा या नहीं होगा, एक बताएगा कि ऊष्मा का प्रवाह किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक बताएगा कि साम्यावस्था प्राप्ति के लिए किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। साथ ही जो द्वितीय नियम है उसके द्वारा अपन उस ऊष्मा की मात्रा की गणना करेंगे जो अपन अधिकतम कार्य में परिवर्तित होते हैं, यानी ऊष्मा की वह मात्रा जो अधिकतम कार्य में परिवर्तित हो रही है उसकी गणना भी ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम की सहायता से की जाती है। अब जो अपना द्वितीय नियम है ये स्वतः प्रक्रम के बारे में बताता है कि कोई प्रक्रम स्वतः है या नहीं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि स्वतः प्रक्रम या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं। स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अपन ने रिवर्सिबल प्रोसेस देखा था कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो साम्यावस्था की ओर अग्रसर होते हैं और इनके अंदर जो गैस का प्रसार है वो गैस के दाब में अनंत सूक्ष्म कम प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध किया जाता है। यानी यदि गैस का दाब और प्रतिरोधी दाब में बहुत कम अंतर होगा और इस स्थिति में गैस का प्रसार करेंगे तो वो अपना एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब उत्क्रमणीय यानी वो दोनों डायरेक्शंस में होता है। तो इसके अंदर जो प्रक्रम है उसका प्रेरक बल और उसका प्रतिरोधी या विरोधी बल उन दोनों में बहुत ही कम अंतर होता है। यदि प्रेरक बल ज़्यादा होगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी और यदि विरोधी बल ज़्यादा होगा तो पश्चिम दिशा में आएगी और इनमें बहुत कम अंतर होता है तो यह अभिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त करती है। अपन ने कार्य के रूप में जो उत्क्रमणीय प्रक्रम देखा है तो उसमें अपन ने ये देखा है कि यदि किसी गैस का प्रसार उसके दाब के यानी गैस के दाब के अनंत सूक्ष्म कम प्रतिरोधी दाब यानी जो गैस का दाब है और जो उसका प्रतिरोधी दाब है उसके अंदर बहुत ही कम अंतर पाया जाता है और इस स्थिति में यदि अपन ने गैस का प्रसार किया तो वो उत्क्रमणीय प्रसार कहलाता है। और इस उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य W रिवर्सिबल होता है, वो W मैक्स यानी कार्य अधिकतम होता है, यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम से अधिकतम कार्य प्राप्त किया जाता है। ये अपन ने जो अपना फर्स्ट चैप्टर था उसमें देखा था। अब यदि ये तो उत्क्रमणीय प्रक्रम था, अब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं। यदि गैस के दाब और जो अपना प्रतिरोधी दाब था उसके अंदर अंतर अधिक हो यानी दोनों में यदि अंतर ज़्यादा होगा और इस स्थिति में यदि गैस का प्रसार किया जाएगा तो वो प्रसार तेज़ी से होगा और ये प्रसार क्या कहलाएगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा और इसमें किया गया कार्य उत्क्रमणीय प्रक्रम की तुलना में कम होता है। अर्थात ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र कोई बाह्य कार्य न किया जाए यानी बिना किसी बाह्य साधन की सहायता से होने वाला प्रक्रम स्वतः प्रक्रम या फिर नेचुरल प्रोसेस यानी प्राकृतिक प्रक्रम या वास्तविक या रियल प्रक्रम कहलाता है। और ये जितने भी प्रक्रम होते हैं स्वतः प्रक्रम ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय। समस्त प्राकृतिक प्रक्रम स्वतः और अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होंगे और इरिवर्सिबल होंगे। स्पॉन्टेनियस स्वतः का मतलब वो अपने आप ही हो रहे हैं यानी बिना किसी बाह्य साधन की सहायता से अपने आप ही संपन्न होते हैं, वो अपने स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। और जितने भी स्वतः प्रक्रम होंगे वो सारे के सारे अनुत्क्रमणीय होंगे और जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम है वो क्या होते हैं, स्वतः होते हैं और अनुत्क्रमणीय, यानी जो प्रकृति में जितने भी प्रक्रम होते हैं वो स्वतः और अनुत्क्रमणीय होते हैं। अपन इनका एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे जल का प्रवाह है। जनरली अपन देखते हैं कि जो जल का फ्लो है वो हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल होता है और ये हाई लेवल टू लो लेवल क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी बिना किसी बाह्य सहायता के ये कार्य होता है और इसकी दिशा को विपरीत करने के लिए अपन को बाहर से कोई कार्य करना पड़ेगा, यानी बाहर से किसी मशीन के द्वारा अपन इसको विपरीत करते हैं। यानी हाई लेवल टू लो लेवल तो होता है, लेकिन यदि अपन को जल का प्रवाह लो लेवल टू हाई लेवल करना है तो अपन को कोई बाह्य कार्य करना पड़ेगा। जैसे अपन मोटर लगाते हैं पानी के लिए, तो वो एक इसी का एग्जाम्पल है। अपन ने यहाँ यांत्रिक कार्य करवाया है मोटर से। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है ऊष्मा का प्रवाह है, जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है और ये प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस कहलाता है। और ये प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। इसमें भी इसकी दिशा को विपरीत करने के लिए क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी तरह एग्जाम्पल 3 है विद्युत धारा का प्रवाह है, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, जो कि एक स्वतः प्रक्रम होगा।
एग्जाम्पल नंबर 4 है अगला अपना, गैस का प्रवाह है। गैस का प्रवाह है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, यानी जो गैस का विसरण होता है वो हमेशा उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर होगा, जब तक कि दोनों का लेवल या दोनों का दाब समान ना हो जाए। तो हमेशा जो स्वतः प्रक्रम होगा या स्वतः प्रवाह होगा वो हाई लेवल टू लो लेवल होगा, चाहे हाई प्रेशर हो, चाहे हाइट हो, चाहे हाई टेम्परेचर हो, चाहे हाई वोल्टेज हो, कुछ भी हो। तो जितने भी स्वतः प्रक्रम है उनसे अपन कार्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल है, जल हाई लेवल टू लो लेवल आता है जिससे अपन विद्युत का निर्माण करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जितने भी स्वतः प्रक्रम होते हैं ये कार्य देते हैं अपन को, यानी इनसे अपन कार्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो कार्य है वो उत्क्रमणीय प्रक्रमों से प्राप्त कार्य की तुलना में कम होता है, यानी जो डब्ल्यू मैक्स या अधिकतम कार्य है वो अपन उत्क्रमणीय प्रक्रम से प्राप्त करते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से किया गया कार्य तुलनात्मक रूप से कम होता है। अब अपन देखेंगे कि स्वतः प्रक्रमों के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या लक्षण है। तो जो स्वतः प्रक्रम है वो क्या होते हैं, स्वतः होते हैं, यानी उन पे कोई बाह्य कार्य खर्च नहीं किया जाता, यानी अपन को कोई बाह्य कार्य नहीं किया जाता, वो अपने आप ही संपन्न होते हैं। जबकि अपन इनके ऊपर कोई उपयुक्त युक्ति लगाकर, यानी कोई भी मशीन लगाकर अपन इनसे कार्य प्राप्त कर सकते हैं। एक ये है कि जो स्वतः प्रक्रम होते हैं वो सारे के सारे अनुत्क्रमणीय होते हैं। इसका मतलब वो एक ही दिशा में संपन्न होंगे और ये साम्यावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, यानी ये चाहते हैं कि जल्दी से साम्यावस्था प्राप्त हो जाए। एक इसका ये है कि जितने भी स्वतः प्रक्रम हैं उन पे अपन बाहर से कोई कार्य नहीं करते, लेकिन यदि अपन ने उन पे कार्य किया और कार्य करके अपन उनकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। यानी स्वतः प्रक्रम होते हैं वो अपने आप ही होते हैं, उन पे कोई बाह्य कार्य खर्च नहीं होता, लेकिन और इन पर अपन कोई भी बाह्य कार्य करके इनकी दिशा को विपरीत कर सकते हैं, यानी अपन इन्हें विपरीत दिशा में भी संपन्न करवा सकते हैं। इसके लिए अपन को इनके ऊपर बाहर से कार्य खर्च करना पड़ेगा। नंबर 4 है, ये इम्पोर्टेंट है और इसका अपन आगे डेरिवेशन भी देखेंगे कि ये कैसे आया ये रिजल्ट। तो जितने भी स्वतः प्रक्रम है सभी के लिए डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा जी को क्या बोलेंगे, जी है यहाँ गिब्स मुक्त ऊर्जा और डेल्टा है उसमें परिवर्तन। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का मान नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, तथा डेल्टा एस एंट्रोपी है एस, तो एंट्रोपी में परिवर्तन धनात्मक होता है। इसका आगे अपन एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। अब है अपने डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो अपना द्वितीय नियम है उसके अलग अलग कथन दिए हैं, तो अपन उन कथन को देखेंगे। अनेक कथन है लेकिन उनका जो मूल नियम है वो क्या कहता है कि जितने भी प्रक्रम हैं प्राकृतिक और स्वतः, यानी जितने भी नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो बिना किसी बाह्य सहायता के होते हैं, यानी इन पे कोई बाह्य कार्य नहीं होता। तो जितनी भी स्वतः प्रक्रम है वो किसी बाह्य कार्य को खर्च किए बिना संभव होते हैं और ये साम्यावस्था या उत्क्रमणीयता की ओर अग्रसर होते हैं। अर्थात ये तब तक होते रहते हैं जब तक कि उत्क्रमणीयता अवस्था या साम्यावस्था प्राप्त ना हो जाए। साथ ही ये तो स्वतः प्रक्रम था, और जो अस्वतः प्रक्रम है वो तब तक संभव नहीं हो सकते, यानी जो अस्वतः प्रक्रम होते हैं वो तब तक नहीं हो सकते जब तक कि अपन उस पर कोई बाह्य कार्य खर्च ना करें। यानी कि इसका पूरे का जो रिजल्ट है वो क्या है कि जितने भी स्वतः प्रक्रम है वो स्वतः होते हैं, उन पर बाह्य कार्य नहीं किया जाता और ये तब तक जारी रहते हैं जब तक कि ये साम्यावस्था को प्राप्त नहीं करते। जबकि जो अपना अस्वतः प्रक्रम है वो तब तक होते हैं जब तक अपन उन पर कोई बाह्य कार्य खर्च ना करें, यानी ये प्रक्रम तब तक होंगे जब तक संपन्न नहीं हो सकते जब तक कि अपन उस पर कोई बाह्य कार्य खर्च न कर सकें। इसके बाद में एक वैज्ञानिक है केल्विन, उसने द्वितीय नियम का एक कथन दिया। तो केल्विन के अनुसार द्वितीय नियम क्या है, केल्विन टेम्परेचर की डेफिनेशन दी थी जिसे अपन ने केल्विन पैमाना भी कहा था। तो ये ताप के संदर्भ में इसकी डेफिनेशन देते हैं। इन्होंने कहा कि जो एक ऊष्मा
ऊष्माकुंड होता है कि जिसमें बहुत सारी ऊष्मा होती है, उसका ताप हर जगह समान होता है। यानी वह ऊष्माकुंड क्या होता है, एक ऐसा कुंड होता है जिसके प्रत्येक भाग में ताप समान हो। इससे चाहे कितनी भी ऊष्मा अपन लें, चाहे इसको कितनी भी ऊष्मा दें, उसके ताप में कोई चेंज नहीं होता, वो ऊष्माकुंड कहलाता है। तो केल्विन ने ये कहा था कि एक अकेले ऊष्माकुंड के चक्रीय प्रक्रम के लिए संभव नहीं है कि वह पारिपार्श्विक में कोई धनात्मक कार्य कर सके। यानी सिर्फ एक अकेले कुंड से, यानी एक ही कुंड के द्वारा अपन धनात्मक कार्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी इसने कहा कि अकेले कुंड से नहीं, इसके लिए अपन को कम से कम 2 ऊष्मा कुंडों की आवश्यकता होती है। ये केल्विन ने कहा था, अकेले ऊष्मा कुंड से अपन धनात्मक कार्य प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए यह नियम दूसरे नियम की शाश्वत गति मशीन को स्वीकार नहीं करता। यानी ये क्या बोल रहा है कि अकेले ऊष्मा कुंड का प्रयोग अपन संभव नहीं है, इसीलिए एक द्वितीय प्रकार की शाश्वत गति मशीन है, उसका भी निर्माण करना संभव नहीं होता, जिसमें एक कम ताप वाले ऊष्मा कुंड से कोई कार्य नष्ट हुए बिना ऊष्मा को ग्रहण करके अधिक ताप वाले ऊष्मा कुंड को प्रदान किया जा सके। मतलब कि एक ऐसी शाश्वत गति मशीन जिसे अपन द्वितीय प्रकार की शाश्वत गति मशीन कहेंगे, उसका निर्माण संभव नहीं है जो कम ताप से ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाले ऊष्मा को बिना कार्य के कर सके। अपन ने अभी देखा था कि जो ऊष्मा का प्रवाह है वो हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल होगा, यानी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु या उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु होगा। जबकि ये क्या कह रहा है केल्विन कि जो ऊष्मा का प्रवाह है वो कम ताप वाले ऊष्मा कुंड से अधिक ताप वाले ऊष्मा कुंड, तो उसका रिवर्स कह रहा है। यानी कम ताप वाले जनरली ऊष्मा का जो स्वतः प्रवाह है वो होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, लेकिन यदि अपन को ऊष्मा को कम ताप वाले ऊष्मा कुंड से अधिक ताप वाले ऊष्मा कुंड की ओर प्रवाहित करना है तो अपन को कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ेगा। बिना कार्य नष्ट किए अपन ऊष्मा का प्रवाह विपरीत दिशा में अर्थात कम ताप से अधिक ताप की ओर प्रवाहित नहीं कर सकते। ये केल्विन का कथन था। इसके बाद में एक कथन आता है क्लासियस का। क्लासियस ने इसकी अलग डेफिनेशन दी थी। इसने ये कहा था कि जो अपना साइक्लिक प्रोसेस है, चक्रीय प्रक्रम, उसमें यह संभव नहीं होता कि कम ताप वाले है, चीज़ वही है, सिर्फ इसने एक जो लैंग्वेज है उसको चेंज किया है। देखिए यहाँ पे भी यही है कि बिना कार्य को नष्ट हुए ऊष्मा का प्रवाह कम ताप के ऊष्मा कुंड से अधिक ताप के ऊष्मा कुंड की ओर संभव नहीं है। यही बात इधर केल्विन ने कही है कि ऐसी गति मशीन का निर्माण नहीं हो सकता जो कम ताप वाले ऊष्मा कुंड से बिना कार्य नष्ट किए ऊष्मा को अधिक ताप वाले ऊष्मा कुंड को प्रदान करे। तो ये भी यही कह रहा है। क्लासियस ने कहा कि यदि ऊष्मा को कम ताप वाले ऊष्मा कुंड से अधिक ताप वाले ऊष्मा कुंड की ओर प्रवाहित करना है तो ऐसा बिना कार्य नष्ट हुए संभव नहीं है, यानी अपन को कोई ना कोई बाह्य कार्य करना ही पड़ेगा। द्वितीय कथन क्लासियस का ही है। इसने इसी को यहाँ तो कम ताप वाले ऊष्मा कुंड से अधिक ताप वाले, यहाँ पे इसने इसको उल्टा बोल दिया कि किसी चक्रीय प्रक्रम के लिए यह संभव नहीं है कि उच्च ताप वाले कुंड से निम्न ताप वाले कुंड की ओर ऊष्मा के प्रवाह के बिना ऊष्मा का परिवर्तन कार्य में हो। यानी यहाँ पे तो इसने बोला कि कार्य को नष्ट हुए बिना ऊष्मा का प्रवाह कम ताप से अधिक ताप की ओर नहीं हो सकता। यहाँ इसने कहा कि अधिक ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह बिना ऊष्मा के परिवर्तन कार्य में नहीं हो सकता। अर्थात दोनों एक ही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करी है, रिजल्ट एक ही है जो अपना ये वाला मूल कथन था। तो तंत्र के किसी भाग या पारिपार्श्विक में कोई परिवर्तन हुए बिना ऊष्मा की तुल्य मात्रा में कार्य में रूपांतरण हो सके, यह संभव नहीं है। यानी ऐसा संभव नहीं है कि पूरी की पूरी ऊष्मा या ऊष्मा की तुल्य मात्रा पूरी की पूरी कार्य में चेंज हो सके। ये अपना द्वितीय नियम का कथन है कि ऊष्मा की कुछ मात्रा अपने में कमी होती है और ये जो कमी होती है ये उसकी जो तंत्र है उसकी गति के काम में आ जाती है।
तो तंत्र के किसी भाग या पारिपार्श्विक में कोई परिवर्तन हुए बिना ऊष्मा का तुल्य मात्रा के कार्य में रूपांतरण संभव नहीं है। ये अपना द्वितीय नियम था। ये अपन ने डिफरेंट सेंटेंस इसके स्टेटमेंट्स देखे थे। आगे अपन इसके अंदर जो कार्नो इंजन है, कार्नो थ्योरम है, वो सब देखेंगे। ओके, थैंक यू।